मुझे बिल्कुल नहीं पता था इस शो के बारे में। मैं बॉम्बे जा रहा था किसी काम से, तो ये भाई हमें मिल गए फ्लाइट में। तो इन्होंने अपना चार्म दिखा के हमारी सीट की बगल वाली सीट खाली करवा ली और वहाँ बैठ गए, है ना। और पूरे 2-2.25 घंटे की फ़्लाइट ये इन्होंने जो हमें घटिया घटिया जोक सुनाए हैं। जैसे ही शुरू हुआ तो भाई हम पे ही अटैक आ गया कि भाई हमारे ऊपर जोक मारने लग गया पहला आदमी। तो हमारे जीवन में पहली बार ऐसा हुआ हमारे साथ कि भाई जोक सुनाने के लिए FIR कर दी गई हो। वो हमसे हामी भरवाना चाह रहे हैं कि आपने ये बोला था, हाँ भाई वीडियो पे है, बोला था, तो इसके आपको पैसे मिलते हैं ये ऐसे कामों के लिए। मैं कहा नहीं भाई साहब, इस काम के लिए तो नहीं मिले हैं। अपनी हाथों से कुल्हाड़ी मारी है अपने पाँव पे। चलो जो भी है चल रहा है। मेरा मानना है कि गालियाँ व्याकरण होती हैं और व्याकरण की जगह इस्तेमाल होती हैं हमारी सोसाइटी में भी। आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि डेली बेसिस पे मेरे DM में कितनी बार लोग यही फ्रेज लिख के भेजते हैं। मम्मी कैसी है? ये इतनी प्यारी चीज़ है ना ये स्टैंड अप कॉमेडी। अगर आप स्टेज पे गए 5 मिनट आपने किया, आपका एक जोक चल गया ना और लोग हंस पड़े, नींद नहीं आएगी। कोई बता दीजिए कॉमेडियन जो पॉलिटिकल सटायरिस्ट और उस पर केस ना चल रहा है। तो सोसाइटी का क्रिएटिव पर्सन को दब्बू बना रही है। बिल्कुल बना रही है। नमस्कार दोस्तों, लाइव हिंदुस्तान पॉडकास्ट में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने सालों तक इंडियन स्टैंड अप कॉमेडी का प्ले स्कूल चलाया है। इनकी देखरेख में कॉमेडी की दुनिया के ना जाने कितने ही कैक्टस गुलाब बने हैं। इनके वन लाइनर्स की बदौलत यूट्यूब पर ना जाने कितने ही रियलिटी शो लोकप्रिय हुए, मकबूल हुए। तो स्वागत कीजिए महीप सिंह जी का। महीप भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद नीरज भाई, बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने का। और जो आपने कहा था सब बोल दिया मैंने? कुछ गलती तो नहीं, कोई कॉमा फुल स्टॉप इधर तो नहीं? पैसे पहुंच जाएंगे। ठीक है। महीप, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत वेलकम है आपका। बहुत खुशी हो रही है आपको देख के। थैंक यू। तो महीप भाई, पहले तो मुझे ये बताइए कि आपने जो लोगों से मिलना मिलाना था, उसमें आपने जो मासूमियत होती थी, जिसमें हम घर वालों के भी हालचाल पूछते थे कि पापा कैसे हैं, मम्मी कैसी है, आपको नहीं लग रहा कि आपने लोगों को हेजिटेट कर दिया? अब माँ बाप का हाल तो पूछ नहीं पा रहे हैं लोग। हाँ, कुछ ऐसा मुझे लोगों ने एहसास कराया है कि आपने जो है ये एक जो हमारी सामाजिक एक रीत थी कि माता पिता का हाल पूछा जाता था, वो आजकल नहीं पूछा जा रहा। नहीं पूछ पा रहे। हाँ, तो वो हाउस योर मॉम पे आ गए हैं हम। तो मम्मी कैसी है जो है वो नहीं पूछ पा रहे। तो चलो ठीक है। मतलब एक मासूम सी लाइन को आपने क्रिमिनलाइज कर दिया। नहीं, हमने नहीं किया भाई, ये तो लोगों के दिमाग की उपज है। हमने कुछ नहीं किया। हमने सिर्फ हाल चाल ही पूछा था। तो अब वही बात है ना कि बिल्कुल, क्या ये तो आपके दिमाग में जो चल रहा है, जाकी रही भावना जैसी, तो वही है। बिल्कुल भाई, बहुत कुछ है आपसे बात करने के लिए और मैं इस बातचीत से पहले सोच भी रहा था कहाँ से शुरू करें, लेकिन मुझे लग रहा कि अभी जो एक रॉ में सिलसिला चला आ रहा है, जिसमें आप भी एक बहुत बड़ा पक्ष हैं और आपकी भी मकबूलियत में उस शो का भी एक बड़ा हाथ है, वो है अपना इंडियाज गॉट टैलेंट। ठीक है, और अभी समय का स्टिल लाइव भी आया। पहले तो मैं शो के बारे में आपसे जानना चाहूंगा, आपने शो देखा, क्या रिएक्शन आपका? क्योंकि जहां तक मेरी अभी जानकारी है कि उसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लिया, किसी भी स्टैंड अप को यूट्यूब पर आज तक इतने लाइक नहीं मिले हैं, वो भी इतनी जल्दी। तो पहला रिएक्शन क्या आपका, कैसा लगा शो? अच्छा लग रहा है मुझे। ये अच्छा लग रहा है कि समय जो मतलब एक टाइम पे बहुत डाउन हो गया था, तो अब उसको वो मकबूलियत मिल रही है, लोग पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। अब रिकॉर्ड का तो पता नहीं मुझे, पर ये एक कलेक्टिव विन लगती है, कलेक्टिव जीत लगती है सबकी। के हम लोग भी बहुत डाउन चले गए थे उस कंट्रोवर्सी के बाद, पर अब हमें भी लग रहा है कि हाँ शायद हम भी जीत रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो कल आपने अपने अंदाज में एक शॉर्ट भी डाला था इस पे। हाँ। आपने कहा कि पहले तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि समय के साथ ही क्या हुआ, लेकिन जब मुझे पता लगा इसने 3 लाख टिकट भेज दिए, तो मेरी अब उससे कोई हमदर्दी नहीं रहेगी। वो तो भाई देखो, समय को मतलब मैं समय को दोस्त मानता हूँ, हालांकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मैं शायद उसके फादर से भी बड़ा हूँ एज में, तो पर वह दोस्त मानता हूँ उसको। तो मुझे ऐसा लगा क्योंकि ये प्रमोशन के लिए जोर आ रहा था कि भाई आपका ऑस्ट्रेलिया टूर है तो आप प्रमोट करने के लिए कुछ डालिए,
तो हम बैठे थे रिकॉर्ड करने के लिए कुछ और, कि हम कहेंगे कि इतनी तारीख को आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, वहाँ आ रहे हैं। तो ये अचानक से वो वाली जाग गई रग कॉमेडियन वाली, तो वो निकल गया। तो अच्छा लगा, सबको बहुत अच्छा लगा, लोग अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। बिल्कुल। मई भाई, समय ने तो अपने उस शो में बताया कि कैसे वो जो पूरी कंट्रोवर्सी हुई उस खुद की जिंदगी पर असर पड़ा और क्या वो उतार चढ़ाव आए थे। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि अगर उस शो का एक और बड़ा चेहरा था समय के बाद, जैसे कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा आईबॉल ग्रैब की उस पूरे देश के, तो आप थे। मैं आपसे आपका तजुर्बा एक्सपीरियंस पूछना चाहता हूं, अच्छा या बुरा दोनों, कि जब पहली बार ये कंट्रोवर्सी हुई और आपको पता चला कि यार बात इतनी बढ़ गई, और हालांकि आपका उससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन चूंकि शो में जो लोग आए थे सवाल तो उन पर भी हो रहे थे, तो आप तक ये कंट्रोवर्सी या पूरा विवाद कैसे आया पहली बार? मुझे तो क्वाइट फ्रैंकली मैं अपना किया हुआ काम भी देखता नहीं हूँ। अगर वो कहीं फिल्म पे है या कहीं अवेलेबल है यूट्यूब पे है, वो देखता नहीं हूँ मैं। एक बार जब डालने से पहले एडिट स्टेज पे होता है। अब इसमें हमारा कोई एडिट में कोई रोल नहीं था हमारा। और मुझे बिल्कुल नहीं पता था इस शो के बारे में। मैं बॉम्बे जा रहा था किसी काम से, तो ये भाई हमें मिल गए फ्लाइट में। तो इन्होंने अपना चार्म दिखा के हमारी सीट की बगल वाली सीट खाली करवा ली और वहाँ बैठ गए, है ना। और पूरे 2 सवा 2 घंटे की फ़्लाइट ये इन्होंने जो हमें घटिया घटिया जोक सुनाए हैं ये, और इतने कन्विक्शन से सुनाए हैं कि मैं तो मतलब आपको एक जोक सर, एक जोक और, अच्छा, सर एक जोक और हाँ सुनाओ बेटा। तो स्ट्रीट जोक्स थे उनके खुद वो के थे? स्ट्रीट जोक्स थे सारे के सारे। तो वो सबको यही वाले जोक सुनाता है वो सुनाता रहा मुझे। और मुझे सारी बातों में एक बड़ी ख़ास बात है समय की, कि वो जिस तरह की बातें करता है या जिस तरह की कॉमेडी करता है या जिस तरह की लैंग्वेज बोलता है, उसके मुंह से बेहुदा नहीं लगती। जैसे आप हमारे पंजाब में ऐसा होता है अक्सर कि जो चाचा ताया लोग होते हैं ना, तो जो बच्चा छोटा सा होता है भतीजा, उसको बुला के उसको कहते हैं तेरे को 10 रुपए दूंगा, ये वाली गाली बोल। तो वो गाली सिखा देते हैं उसको। तो वो घर जाके भी बोलता है अपने, तो सब किसने सिखाई किसने सिखाई। पर वो उस पर किसी को गुस्सा नहीं आता, क्योंकि वो इतना प्यारा होता है, छोटा बच्चा होता है, तो वो गाली भी देता है तो बड़ा अच्छा लगता है ना। तो मुझे सारे ये एपिसोड में मुझे यही बात निकल के आई कि यार ये आदमी कुछ भी बोल सकता है, ठीक है, पर इस पर गुस्सा नहीं आएगा क्योंकि बहुत प्यारा है। क्योंकि अंदर नहीं रखा, उसने सब निकाल दिया मुँह से बोल बोल के, है ना। और बस जाते जाते उसने कह दिया कि सर आप मेरे शो पे आओगे। कौन सा शो है? लेट एंड। तब तक आपको शो का नहीं पता? मुझे शो का नहीं पता था, मैं देखता ही नहीं हूँ, मैं कंटेंट कंज्यूम नहीं करता हूँ इतना और शो ज़्यादा। लाइव हो चुका था तब तक, लेकिन हाँ कुछ ये शो एपिसोड आ लाइव हो चुके थे। चुका था। मुझे ये भी नहीं पता कौन सा वहाँ शो था, कौन सा नंबर एपिसोड था, क्या था, आ जाना। तो इसने अपने हिसाब से ना, ये जो एजिड लोग थे, सीनियर लोग कॉमेडियन, उनको बुला के तो उनका एक एपिसोड बनाने की कोशिश कर रहा था। ये कि अमित टंडन जी आ गए, है ना, महीप सर आ गए, नीति जी आ गई, है ना। तो जो जो ओजीज हैं, जिन्हें ओजी कहती है आजकल की जनरेशन ना, तो भाई इनको इकट्ठा करके एक शो बनाते हैं। तो हम पहुंच गए भाई। तो हमें कुछ नहीं पता था, हमने भाई आ गए बस। अब बताऊं कि हम इतना, हमारा फ्लाइट भी लेट हो गई थी, इतना कुछ हो गया था, हमारा कॉल टाइम आ गया था और हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि होटल जाके कपड़े बदल लें। अच्छा। तो हमने बाथरूम में कपड़े, एयरपोर्ट के बाथरूम में कपड़े बदले, वहाँ से सीधा स्टूडियो गए हैं और स्टूडियो में जाते ही बिठा दिया गया कुर्सी पे। हमें कुछ नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना है ना। ये कागज़ रख दिए गए कि ये सब रेज्यूमे है, सब जो फॉर्म भरे हैं जो कंटेस्टेंट्स ने, उनके बारे में लिखा है, उन्होंने खुद ही लिखा है। तो आपको रिएक्शंस देने हैं उनकी बातों पे या उनके टैलेंट पे या कुछ है। अच्छा दे देंगे भाई। जैसे ही शुरू हुआ वो भाई हम पे ही अटैक आ गया कि भाई हमारे ऊपर जोक मारने लग गया पहला आदमी। तो कि ये इतने बूढ़े हैं, ये वो हैं, फलाने दिमागे हैं। मैं कहा अच्छा। फिर वो अंदर का वो स्ट्रीट वाला जाग गया लौंडा, कि भाई जवाब देते हैं हम तुम्हें, ठीक है ना।
हाँ, तो उस वक्त आपने जो वन लाइनर को सुनाए थे बड़े मकबूल हुए, वो बड़े फेमस हुए। हाँ तो वो अच्छे थे वो, मतलब वो भी रिएक्शन है, रिएक्शन था, वो रिएक्शन में निकल गया, वो चल गया और काफ़ी कुछ मतलब हुआ उसके बाद, बहुत अच्छी बातें हुई। पहले तो खूब लोगों ने वाहवाही करी, खूब बुलाया, खूब, है ना, शोज वगैरह हुए। फिर बीच में ये कुछ हो गया, हमें पता नहीं था, हमें तो किसी ने बताया कि भाई आपने वो वाला एपिसोड देखा, ये हो गया। मैंने सुना, मैं कहा यार इसमें क्या है, इसमें क्या है, मैं इससे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो चुकी हैं अभी तो, मतलब जहाँ तक मेरा ख्याल है कि बहुत बहुत कुछ देख चुका हूँ मैं दुनिया में, ये तो कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं। हाँ तो पर कह रहे नहीं नहीं ऐसा हो गया वैसा हो गया, FIR हो गई, फलाना हो गया, ढिमाका हो गया। मैं कहा अच्छा भाई, मेरे को हमें तो पता नहीं है, हमें तो तब पता चला जब हमारी FIR आ गई। तो आपको भी लव लेटर मिला फिर तो पुलिस से? बिल्कुल मिला, बिल्कुल कब मिला। मिला? अब ये मैं ना बहुत बुरा हूँ डेट्स टाइम हो में, गया, हाँ। तो मतलब आपका जुर्म क्या ये था? आप उस जुर्म वही के अश्लील भाषा का प्रयोग, और मतलब ये धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बातें, और ये सारी चीज़ें जो थी, काफ़ी लंबी फहरिस्त थी। तो उसमें जो है वो हमें बुला लिया गया। तो हमारे जीवन में पहली बार ऐसा हुआ हमारे साथ कि भाई जोक सुनाने के लिए FIR कर दी गई हो। तो गए भैया, हम भी भुगत के आए, फिर दोबारा से बुलाया गया, फिर दोबारा भी गए, भुगत के आए। तो ये सबके साथ काफ़ी काफ़ी 60 कॉमेडियंस को तकरीबन समन किया महाराष्ट्र साइबर क्राइम हेडक्वार्टर्स में, वो सब गए। नहीं, अगर आप बता पाएं तो थोड़ा मेरे लिए समझना मुश्किल है। जो भी कुछ कहा गया वो तो ऑलरेडी उस एपिसोड में है, उन्होंने देख लिया। तो बुलाकर क्या जानना चाह रहे हैं कि उस वो वो हमसे हामी भरवाना चाह रहे हैं कि आपने ये बोला था, हम्म, हाँ भाई वीडियो पे है, वीडियो भी है बोला वो था, तो, हाँ। तो इसके आपको पैसे मिलते हैं ये ऐसे कामों के लिए। मैं कहा नहीं भाई साहब, इस काम के लिए तो नहीं मिले हैं, है ना, हम कुछ और ही करते हैं, वो ये नहीं होता है, उसके लिए मिलते हैं पैसे। तो अच्छा आपको पैसे नहीं दिए इन्होंने? मगर ना भैया, कोई एक पैसा नहीं दिया। तो वो ये इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे कि क्या मॉनेटरी बेनिफिट के लिए इन लोगों ने ऐसा कुछ किया। अच्छा, ओके। कि कहीं पैसे लेकर जानबूझ के स्क्रिप्टेड था या नहीं, और जबकि वो कुछ हाँ सब कुछ हाँ स्पॉन्टेनियस था। हाँ, वो ये जानना चाह रहे हैं, आपको स्क्रिप्ट लिख के दी गई थी, आपको कहा गया था कि आप ऐसा बोलिए ऐसा बोलिए। मैं कहा भाई मुझे तो नहीं कहा गया था, औरों का पता नहीं। तो मैंने तो अपनी हाथों से कुल्हाड़ी मारी है अपने पाँव पे। तो चलो जो भी है चल रहा है। बिल्कुल। तो मई भाई ये बताइए कि जैसे समय ने बताया कि एक बैकलैश उसके साथ भी हुआ, तो ऑब्वियसली आप भले ही उसका पार्ट नहीं थे उस एपिसोड का, जिस पर्टिकुलर एपिसोड में विवाद हुआ, लेकिन आपके भी शोज इंडिया में भी थे, बाहर भी थे, और जो कि फिर नाम आने लगा तो सभी का नाम आने लगा कि ये भी गए थे वो भी गए थे। तो हाँ, क्या आप वो हीट आपने भी फील की, वो दबाव आपने भी वो महसूस ये किया? हुआ कि एक पूरा तबका देश का वो इस बात के पीछे हो लिया कि ये ख़राब लोग हैं, ये जो कॉमेडियन होते हैं खराब है। ये ख़राब है, ये क्यों भाषा ऐसी यूज़ करके और ये पैसा कमाते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि ऐसा बोलेंगे तो लोग देखेंगे। तो भाई मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई लोग देखेंगे क्यों? अगर लोग देखना बंद कर देंगे तो हम बोलना बंद कर देंगे। बात ये नहीं है कि ये कोई बहुत अच्छी बात है कि गालियों का उपयोग किया जाए या इस तरह की भाषा का उपयोग किया जाए। मैं तो साफ साफ कहता हूँ कि भाई ये तो वो टू इंडिया वाली थ्योरी है कि अंग्रेजी में बोल दिया जाता तो कोई बात नहीं थी। तो पता भी नहीं चलता, शायद कोई ध्यान नहीं देता, वह हिंदी में बोल दिया गया है। तो पर ये जो सेलेक्टिव आउटरीच था ना, कि आपने क्या गैंग्स ऑफ वासेपुर नहीं देखी है, या उससे पहले कितनी ही असंख्य ऐसी फिल्में आई हैं जो क्रिटिकली एक्लेम्ड हैं और दुनिया भर के स्टेजेस पे दिखाई जा रही हैं, और उसमें जैसी भाषा का उपयोग है या जिस तरह के सब्जेक्ट डील किए गए हैं, वो देखे नहीं आपने? अचानक से वो बस ये कि वो नंबर्स इतने ज़्यादा बढ़ गए कि आंखों में चुभने लग गए। अब
एक्चुअल रीज़न क्या था उसके पीछे, क्यों हुआ ये, क्या पॉलिटिकल गेम था, क्या नहीं था, बहुत सारी थ्योरीज चल रही थी मार्केट में। पर जब तक आपको एक्चुअल में फर्स्ट हैंड पता ना हो बात, आप कुछ उसके बारे में बोल नहीं सकते। ठीक है तो ना। लेकिन मई भाई, एज ए आप, मुझे पता है कॉमेडियन सिर्फ कॉमेडियन नहीं होता, सोशल कमेंटेटर भी है, थिंकर भी उससे पहले। तो एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी हैरान करती है, देखो गाली का इस्तेमाल होना चाहिए नहीं होना चाहिए इस पर हम अलग से बात करेंगे, लेकिन पहली चीज़ ये है कि आउटरीच करने के लिए इस देश में बहुत सारी चीज़ें हैं। जब मैं देखता हूँ कि एक पॉलिटिशियन ये बात बोल देता है कि बीवी पुरानी हो तो मज़ा देना बंद कर देती है, इसी तरह की चार चीज़ें हों, और वो पॉलिटिशियन जो एक सांसद है और वो आदमी जिसकी जिम्मेदारी है कि वो जिम्मेदारी से बोलेगा, वैसी बात बोल रही है, लेकिन उस पर कोई बहुत बड़ी डिबेट नहीं होती। या कोई बाबा हम देखते हैं जिसके लाखों या करोड़ों चाहने वाले हैं, किसी भी रिलीजन का हो सकता है, लेकिन बाद में पता चला कि वो तो बच्चियों को मोलेस्ट कर रहा था। फिर हमें ये भी पता चला कि चूंकि एक पॉलिटिकल पार्टी उसको पसंद करती है तो उसको बार बार बेल भी मिल जाती है। ये भी कोई मुद्दा नहीं बनता। फिर हम देखते हैं कि कुछ हजार करोड़ का जिस नेता पर आरोप था, लेकिन जब उसको किसी पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जरूरत होती है तो उसका समर्थन भी ले लेती वो है, बिल्कुल क्लीन हो जाता, वो भी कोई आउटरीच का विषय नहीं बनता। ये सारे वो लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, जो सोसाइटी को डायरेक्शन देते हैं। जब ये कुछ गलत करते हैं तो इस पे आउटरीच नहीं होता। और एक 22 साल का लड़का अगर कोई जोक सुना देता है, मैं कह रहा हूँ भले ही वो जोक कितना गिरा हुआ था, लेकिन वो तो नॉन सीरियस आदमी है ना, उस कॉमेडियन पर जिम्मेदारी तो नहीं है कि सोसाइटी को डायरेक्शन देगा, लेकिन उस पर जो आउटरीच होता है तो ऐसा लगता है कि पूरे देश की मोरालिटी एक दिन में गिर गई। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए समझना कॉम्प्लेक्स है। आप एज ए कॉमेडियन किस तरह से देखते हैं? मैं इसी तरह से देखता हूँ कि जैसे कहा जाता है कि जो आर्ट है वो सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है, उसका प्रतिबिंब है। जैसी सोसाइटी होती, जैसा समाज होता है, वैसा आर्ट में नज़र आता है। वो आर्ट सिनेमा भी हो सकता है, वो आर्ट जो है वो चित्रकारी भी हो सकती है, वो आर्ट फोटोग्राफी भी हो सकती है, वो आर्ट कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। तो कहा जाता था ऐसा कि समाज का आईना है जो आर्ट है। अब ये करने की कोशिश की जा रही है कि नहीं, आर्ट जो है वो समाज का आईना नहीं है। समाज जो है वो आर्ट को देख के बदल रहा है। आर्ट को देख के लड़के ख़राब हो रहे हैं, आर्ट को देख के, है ना, इस तरह से वो किया जा रहा है। सबको एक फीते से नापा जा रहा है कि सारे आर्टिस्ट गे होते हैं, सारे आर्टिस्ट जो है इरेगुलर, इनकी लाइफ जो होती हैं बड़ी असामाजिक टाइप की होती हैं, या ये समाज के नियमों को नहीं मानते, समाज के नियमों को तोड़ते हैं, ऐसा करते हैं। तो वो ऐसा करने की कोशिश की जा रही है कि ये उल्टा है। मतलब मैं एज अ राइटर, अगर मेरे को समाज में कुछ कुरीति दिखती है या कुछ एनॉमली दिखती है, कुछ गलत दिखता है और मुझे लगता है कि हाँ यहाँ एक कहानी है, तो अगर मैं उस कहानी को पूरे उसके नंगेपन के साथ अगर लिख देता हूँ और उस पर फिल्म बना देता हूँ, तो बजाय इसके कि ये कहने के कि ये समाज से उठाई हुई कहानी है, वो ये कहते हैं कि ये जो कहानी है इसको देख के समाज बिगड़ रहा है, समाज गलत हो रहा है, हमारे समाज का ह्रास हो रहा है, हमारे जो क्या कहते हैं उसकी नैतिक पतन हो रहा है, नैतिक पतन हो रहा है हमारा। ठीक है ना। ये उल्टा चल रहा है प्रोग्राम। मुझे याद आता है जैसे मंटो पर, जब मंटो को किसी ने कहा कि आपकी कहानियां तो बड़ी गिरी हुई हैं, उन्होंने कहा मेरी कहानियां तो समाज का आईना है, अगर मेरी कहानियां गिरी हुई इसका मतलब समाज ही गिरा, समाज गिरा हुआ है। भाई मैं कहानी कहाँ से लाता हूँ? फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन तो होता ही है। ठीक है। पर उस कहानी में लोग होते हैं, लोग चरित्र होते हैं, कोई महिला चरित्र है ना, अब कोई वेश्या का चरित्र है। अब आज तो हम बहुत ज़्यादा ऐसे फड़फड़ा रहे हैं कि पता नहीं क्या। आज की डेट में अछूत कन्या बन सकती है क्या फिल्म? नहीं बन सकती। पर ये फिल्म बनी है और आज से कई साल पहले बनी है, कई दशकों पहले बनी है। आज की डेट में बन सकती है बिना इस पर आउटरेज हुए या बिना इसको बैन करे या बिना? नहीं बन सकती है। बिल्कुल, उस पर भी आऊँगा मही भाई, लेकिन अगर मैं गाली वाले पॉइंट पे रहता हूँ तो मेरी दो अंडरस्टैंडिंग इसमें यह है कि एक कॉमेडियन जो गाली दे रहा है तो कई दफ़ा वो शॉक वैल्यू क्रिएट करने के लिए देता है कि आप सुने उसे क्या कह रहे हैं। दूसरी जगह गाली इस तरह से इस्तेमाल हो रही है क्योंकि वहाँ पर वो लैंड कर रही है,
ठीक है। जैसे समय ने अपने शो में कहा कि रणवीर असल ज़िंदगी में तो मॉन्क की तरह बिहेव कर रहा है, या कि मैं योगा की, पीस की बात कर रहा है, और फिर जब शो पर आकर वो ये कहता है, तो वहाँ जब उसने एक शब्द बोला, वो वहाँ उसकी रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि वो बात वहीं पर क्लोज़ हो रही थी। यहाँ उसको मैं जस्टिफाइड मानता हूँ। लेकिन इसका फ़र्क कैसे करेगा? और चिंता ये है कि अगर जो 15-16 साल का लड़का देख रहा है, उसे क्या पता चलेगा कि कौन शॉक वैल्यू क्रिएट करने के लिए ऐसा बोल रहा है, और कौन इसलिए बोल रहा है क्योंकि वहाँ जायज़ था वो शब्द। ये बात सही है कि 15-16 साल का लड़का नहीं समझ पाएगा, तो इसलिए हमारे जो लाइव शोज होते हैं वो 18+ होते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये जो डेमोक्रेटाइजेशन हुआ ना, यूट्यूब आ गया और उस पर कोई ऐसा रेगुलेशन नहीं है कि अब कोई भी चला के देख सकता है। जो चीज़ ट्रेंड में आ रही है, जो चीज़ सामने आ रही है, वो देख रहा है बच्चा, कंज्यूम कर रहा है। हाथ में आपने अपना अपना पीछा छुड़ाने के लिए उसको दे दिया फ़ोन, है ना, वो देख रहा है, कंज्यूम कर रहा है। मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ कि वो नहीं समझ पाएगा कि ये किस वजह से ये बोली गई है बात। मेरा मानना है कि गालियाँ व्याकरण होती हैं और व्याकरण की जगह इस्तेमाल होती हैं हमारी सोसाइटी में भी। ठीक है ना। और आप जैसे कह रहे हो कि वो एक तो उसका पर्सोना ये कि बड़ा वो साधु आदमी, और एक तरफ ये कि ये बोल दिया। देखिए साहब, जो भी आप, मैं इससे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ कि जो भी आप कैमरे के सामने बोलते हैं वो आप नहीं होते हैं, कैरेक्टर प्ले करते हैं हमेशा। अगर कोई तीसरा आदमी आपको देख रहा है या दूसरा भी देख रहा है तो आप एक्टिंग ही कर रहे हैं। हम सब के सब अपने जीवन में एक्टिंग ही कर रहे हैं। कोई भी आप बिना एक्टिंग के तब रहते हैं कि जब बिल्कुल आप अपने अंतरंग मित्रों के साथ हों, या बिल्कुल अपनी वाइफ के साथ हों, हस्बैंड के साथ हों, तब आप स्वयं जैसे बिहेव शायद करते हैं। नहीं तो एक उम्र के बाद तो आप अपने माँ बाप के सामने यू कांट बी योर सेल्फ। उनके सामने भी एक्टिंग ही करते रहते हो, है ना। सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है ना। जैसे समय ने बोला, अपनी मदर के बारे में बोला, सभी करते हैं लड़के। ऐसी कोई ये कोई बहुत अजीब बात नहीं है। ठीक है ना, हमारा ओरिएंटेशन है। तो वो ये बात की शॉक वैल्यू के लिए ये बोला या उसके लिए बोला, या पहली बात तो जिसने बोला वो कॉमेडियन नहीं है ना, वो कॉमेडियन नहीं है। ठीक है, उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि ये किस लेवल की बात है कहाँ, और ये भी सोच रखा था कि काट देंगे, ज़्यादा बढ़ जाएगी बात तो एडिटिंग में हटा देंगे, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। तो ये जो बात है ना कि वो अलग उसका पर्सनैलिटी, वो भी उन्होंने पैसे कमाने के लिए बनाई है कि चलो भगवान की बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं। आजकल चल रहा है, ये चल रहा है, इन थिंग है। हाँ। तो वो ये जो मैं हमेशा मिसाल देता हूँ कि आप जो हैं मुर्दे के साइज़ के हिसाब से कफन काट के लाते हैं ना, कफन ला के तो मुर्दा नहीं काटते हैं कि कफन इतना आ गया है अब मुर्दे को काट के बराबर कर दिया जाए। ठीक है ना। तो वो आप अगर उस वे से आर्ट को अप्रोच कर रहे हैं, किसी भी आर्ट को, चाहे वो उसको आर्ट भी ना माने आप, सही बात है। ठीक है, मैं तो इसको आर्ट मानता हूँ, स्पोकन वर्ड को आर्ट मानता हूँ। ये जो हम बात कर रहे हैं ये भी आर्ट है। बिल्कुल। ठीक है ना, इसमें भी हम वही बातें करेंगे जो समाज में देखी हैं हमने। ठीक है, तो जो भी इस तरह से आर्ट को अप्रोच करता है कि आज मैं इस सब्जेक्ट पे जोक लिखूंगा, तो वो कॉमेडी नहीं कर रहा है। ठीक है, वो प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, जाकिर ने बहुत अच्छा एक शो बनाया जिसमें उसमें अपने पापा के बारे में बात की। पूरी दुनिया ने देखा कि अरे यार ये क्या बोल दिया इस आदमी ने, है ना। अब क्या हो रहा है, हर दूसरा कॉमेडियन पापा के ऊपर कुछ बना रहा है। उन्हें लगा कि यार ये चल रहा है मार्केट में आजकल, चलो यही बना के देखते हैं कि इमोशनल कर देते हैं लोगों को ना। मेरे पापा ऐसे थे, मेरे पापा वैसे थे, मेरे पापा की डेथ हो गई। तो पापा की डेथ तो सभी की हो जाती है। आपको ज़रूरी नहीं है कि अपनी गरीबी और अपना दुख और अपना ये उसका पैकेज बना के बेचने की ज़रूरत नहीं है।
कॉमेडी करने के लिए या स्टोरी टेलिंग के लिए। आप आज़ाद हैं, आप करना चाहें करें, पर ये इतना बड़ा कोइंसिडेंस है कि एक आदमी जिसने एक स्टैंडर्ड सेट किया कॉमेडी में, स्टोरी टेलिंग में, और अब अचानक से सभी उसी को फॉलो करने लग गए। ये कैसे हो गया? पापा याद आ गया अचानक सबको। पहले कहाँ थे पापा तुम्हारे, है ना? तो वो थोड़ा सा अजीब लगता है, वो थोड़ा अजीब लगता है। तो अब अगर मैं 54 साल का हूँ, तो अब अगर मैंने देखा कि ट्रेंड चल रहा है पापा वाला, तो अब मैं भी एक पापा पे सेट बना दूँ, लोगों को रुला दूंगा। मैं पक्का यकीन दिलाता हूँ आपको, एक माँ पे सेट बनाऊंगा, एक पापा पे सेट बनाऊंगा, सब लोग रो पड़ेंगे। यही कोई बात है? तो आप कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग, चूंकि उनके पास खुद कोई एक पर्सपेक्टिव नहीं है, तो रैंडम चीजें सुनाते हैं, बिल्कुल, फिर उन्होंने देखा कि क्या चल रहा है, तो चल उसी रहा है। पर्सपेक्टिव को अपना हाँ, पर्सपेक्टिव बना दिया कि मैं भी यही बात वही करूंगा। के कफन के हिसाब से मुर्दा काटा जा रहा है, और कुछ नहीं है। कि भाई आज मेरे पास एक एयरपोर्ट का, होने दो, अच्छी बात है, एयरपोर्ट का जो करना है करो तुम, पर जो आदमी कभी एयरपोर्ट गया ही नहीं, वो भी एयरपोर्ट का जोक कर रहा है ना? क्योंकि एयरपोर्ट का जोक सब कर रहे हैं। इसमें थोड़ा और हम अगर इस डिस्कशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं, तो मुझे ये बताइए, क्या आर्टिस्ट भी इस मामले में मजबूर नहीं होता? मैं आप ही की बात करता हूँ और कहीं दूर नहीं जाता। मैं आपको 12-13 सालों से जानता हूँ और आपकी कॉमेडी भी देखता रहा हूँ, हमारी पुरानी मित्रता भी है, ठीक है। और मुझे पता है कि जैसे आपने कैरेक्टर प्ले करने की बात की, तो पता नहीं कितने लोग जानते हैं कि मई भाई हिंदी साहित्य से एमए हैं, बेहद गंभीर आदमी है, राइटर है, फिलोसफी में इंटरेस्ट है, हिंदी साहित्य से ग्रेजुएट है, इंग्लिश साहित्य में एमए है, बेहद ज़हीन आदमी है, मैं जानता हूँ। ना। फिर मैंने ज़हीन तो अचानक नहीं। देखा कि आपने 2-3 वन लाइनर किसी रियलिटी शो में किए और पूरे देश के कान खड़े हो गए कि अरे ये कौन है। फिर लोगों ने आपको हाथों हाथ लिया, और ऑब्वियसली उसके बाद आपका उस तरह से आई बॉल ग्रैब की, तो सर्कुलेशन भी बढ़ा, लोगों आपकी डिमांड भी बढ़ी। अब एज एन आर्टिस्ट मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग बात नहीं है कि एक तरफ तो हमारी एक अलग वॉइस है जो गंभीर है, जो संजीदा बात करना चाहती है, और हालों से वो संजीदा बात कर भी रही थी, तब हो सकता है उसने 1000 लोगों की आई बॉल ग्रैब की हो या उनकी अटेंशन ग्रैब की हो। अचानक से आपने कुछ स्पॉन्टेनियसली 2-3 वन लाइनर सुना दी जो कि आपकी रियल पर्सनैलिटी नहीं है, वो शो की डिमांड है, और सभी ने कहा ये सरदार जी कौन है, ये आदमी कौन है, इनको सुनो। और फिर जब वो लोग सुनने आ रहे हैं, तो फिर वही एक्सपेक्टेशन लेकर आ रहे हैं कि जो उन्होंने 2-3 वन लाइनर सुनाए थे शायद शो भी ऐसा होगा। तो इसको मैनेज करना कितना मुश्किल है कि मैं वो बोलूंगा जो मेरी कन्विक्शन है, या मैं वो बोलूंगा जो लोग अब मुझसे सुनना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखो ऐसा होता है कि आर्ट, जो ये वाली आर्ट फॉर्म है ना, पर्टिकुलरली स्पोकन वर्ड कॉमेडी, स्टोरी टेलिंग, इस तरह की जो आर्ट फॉर्म है, इसमें जो आर्टिस्ट होता है ना, वो पब्लिक को ट्रीट करता है कि तुम प्रेमिका हो मेरी, ठीक है, आज मूड ठीक नहीं है, तो आज जो है जो बोलूँगा सुन लेना मेरी बात, है ना? आप इस उल्टा भी कर सकते हैं कि मर्द औरत, औरत मर्द, कुछ भी उसमें हो सकता है कि आज मूड ठीक नहीं है, आज मैं ये बोलूँगा, आज ऐसा बोलूँगा, सुन लेना, है ना? ताना मत मारना। सुन लिया, ठीक है, वो ऐसा सुना कि बहुत अच्छा सुन लिया, ठीक है, फिर अब हम चाह रहे हैं कि एक दिन हमारा मूड अच्छा है, तो आज तुम ये सुन लो, ठीक है ना? पर होता ये है कि कोई कोई चीज़ इतनी ज़्यादा मकबूल और इतनी ज़्यादा वायरल, आजकल की ज़बान में जैसे कहते हैं कि इतनी ज़्यादा वायरल होती है कि आपके हाथ से निकल जाती है। आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि डेली बेसिस पे मेरे डीएम में कितनी बार लोग यही फ्रेज लिख के भेजते हैं, मम्मी कैसी है, और कोई रेलेवेंस। अब कभी कभी तो लगता है कि अच्छा ठीक है, लोग प्यार करते हैं, कभी कभी लगता है यार क्या बेवकूफ़ी है ना? कि हर चीज़ पे, अरे लोग सड़क पे, आप एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, पीछे से लोग, जो मैं अभी एक फ़्लाइट में था, यही जब मैं समन्स के लिए जा रहा था, जब लव लेटर आया था, लव लेटर आया था, तो ये पीछे से एक लड़की आई है, इधर आयल में खड़ी होके मेरे को कहती है मम्मी कैसी है, आउट ऑफ द ब्लू, कोई कनेक्शन नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है, कुछ नहीं। और वो नहीं जानती कि वो आदमी कहाँ जा रहा है। हाँ, कि वो मेरा खून खौल रहा है कि हमें जाना पड़ रहा है ना? पैसा खर्च हो रहा है, वकील लेके जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है। तो अब वो है मम्मी ऐसी है, और बड़े ही उससे कि भाई जैसे कि ये तो हमेशा बड़े अच्छे मूड में रहता है, तो इसको कुछ, तो
वो भी देखो उनका कसूर नहीं है, पर आपने जो बात कही ना कि कभी कभी ऐसा लगता है कि हम वो बात कहें जो कहना चाहते हैं, या वो बात कहें जो लोग सुनना जो चाहते लोग हैं। सुनना चाहते हैं। अब मज़े की बात यह है कि ये एक फ्रेज़ जो है, लोगों को लगता है, जो हमारे प्रोड्यूसर वगैरह थे उन्हें लगा कि हम इस नाम से टूर करेंगे। अब लोगों को ये लगा कि ये स्टेज पे आएगा और 90 मिनट तक यही बोलता रहेगा, जी, बोलता रहेगा। और जबकि उसका कुछ लेना देना नहीं है शो से। अब तो मैंने नाम हटवा दिया वो कि मेरे भैया, क्योंकि मैं वहाँ इसी लोग, पे आने वाला था, क्योंकि ये अगेन प्रोफेशनल इंटीग्रिटी का सवाल भी है ना, कि हम लोगों को क्या कह के लुभा हाँ रहे हैं, हाँ, फिर बाद में अगर उनको वो माल नहीं मिल नहीं रहा। उनको, अगर फिल्म तो हमारी ड्रामा फिल्म है और हम प्रोमो में या टीजर में 2 कॉमेडी के सीन देखो डाल रहे हैं। इतना बड़ा प्रीमाइस स्टैंड अप कॉमेडी का है नहीं, हाँ है ना। हाँ। मम्मी कैसी है सुन के आते हैं लोग, पर जो मैं 1.5 घंटे तक करता हूँ वो लोगों तो आप को सब अच्छा बात लगता करते है, हैं। अच्छा लगता है, हंसी आती है, सब कुछ होता है। ये उन्हें ऐसा ठगा हुआ महसूस नहीं होता कि यार तो मज़ा ही नहीं आया, है ना। उनको अच्छा लगता है शो, सब कुछ अच्छा लगता है, पर वही कॉन्फ्लिक्ट जो है ना, वो कॉन्फ्लिक्ट होता है जब हम स्टेज से उतरते हैं, और स्टेज पर चढ़ने से 2 सेकंड पहले का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, कि आज क्या करना है। ये सबसे अच्छी बात भी मुझे स्टैंड अप कॉमेडी की यही लगती है, और सबसे ख़राब बात भी यही लगती है कि एक इकलौती एक आर्ट फॉर्म है जिसमें कोई भी बंधी हुई स्क्रिप्ट है नहीं। हाँ, जोक्स हैं, प्रिमाइस हैं, स्टोरीज़ हैं, पर वो हर बार अलग तरीके से निकल के आते हैं, और हर बार अलग सीक्वेंस में निकल के आते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये नहीं पता होता कि आज मैंने क्या कहना है, पहला पहला वर्ड क्या कहना है, पहला सेंटेंस क्या कहना है, बात कहाँ से शुरू करेंगे, कहानी कहाँ से शुरू होगी। क्योंकि वो एक वो बीच जैसा माहौल होता है कि कौन सी लहर बड़ी होके आ रही है, कौन सी छोटी आ रही है। आपको ऑडियंस का पता नहीं है कि किस मूड में बैठे हैं, किस माहौल में बैठे हैं, है ना। अब कॉलेज स्टूडेंट हैं, वो अलग ही माहौल में बैठे होते हैं, है ना। आप किसी प्राइवेट फंक्शन पे गए, आप वो अलग ही माहौल पे बैठे होते हैं। एक जो टिकट खरीद के आया है वो ऐसे बैठा होता है कि मुझे हंसा के दिखा, सही बात है है। ना। हाँ। अब आपको जज करना है, आपको रूम जज करना है पहले 10-15 सेकंड में, 20 सेकंड में, कि क्या ऑडियंस है। तो ये जो कर रहे होते हैं ना, ये जो आते हैं और माइक हटा के और स्टैंड पीछे रखते हैं, ये सब ये शोबाजी होती है कि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। क्या करना। फिर पूछते हैं हेलो कैसे हो सब, तो वो रिस्पॉन्स पे पता लगता है कि भाई किस मूड में बैठे लोग। सही बात है। आप कहाँ से आए हैं सर, आप कहाँ से आए हैं सर, वो सब वो रूम जज करने वाली बात होती है। हर एक का अपना अपना तरीका है। तो अगर इंडियन स्टैंड अप की मही भाई बात करूं, आपको क्या लग रहा है कि अगर इवॉल्व होने की बात है तो अभी किस स्टेज पर है? क्योंकि अगर वर्ल्ड ओवर बात करें या स्टैंड अप कॉमेडी के कॉन्सेप्ट की बात करें, तो ये इस रूप में माना गया था कि व्यवस्था है, सिस्टम के खिलाफ आप स्टैंड अप कर रहे हैं, कुछ बात अपनी रख रहे हैं, मतलब जो ऑलरेडी चीज़ें स्टेब्लिश है उसको चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन हम जिस तरह की सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर कोशिश ये की जाती है कि अफर्मेशन वाली बात की जाए, रिलेटिबिलिटी वाली बात की जाए, चैलेंज करने वाली बात नहीं है। लोगों को फिर ये ना लगे कि आप टेड टॉक दे रहे हैं। तो आप उस सेंस में इंडियन कॉमेडी को भी कहाँ देखते हैं? मैं ये देखता हूँ कि इंडियन कॉमेडी बहुत डाइवर्स है इस मामले में। हमसे अब जो कोई छोटा बच्चा आगे पूछता है 22-23 साल का, 21 साल का, वो सबको समय बनना है, ठीक है, सबको जाकिर बनना है, सबको अभिषेक उपमन्यु बनना है, ठीक है ना, ये बात है। और वो हमसे पूछते हैं कि सर मैं कॉमेडियन बनना चाहता हूँ, मैं स्टैंड अप करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ। मैं कभी वर्कशॉप वगैरह लेता हूँ तो मैं उसमें ये उनसे पूछता हूँ कि गुस्सा किस बात पे आता है सबसे ज़्यादा। उसमें 13 साल के बच्चे भी होते हैं, 15 साल के बच्चे भी होते हैं, 21 के भी होते हैं, 25 के भी होते हैं। मगर तो गुस्सा किस बात पे आता है, सबसे एक एक करके पूछता हूँ गुस्सा किस बात पे आता है। छोटा बच्चा कह रहा है मम्मी खेलने नहीं देती, मम्मी ऐसे करती है, मम्मी डांटती है ना। ये उसकी फ्रस्ट्रेशन है। 21 साल के लड़के की अपनी फ्रस्ट्रेशन है, 25 साल के लड़के की अपनी फ्रस्ट्रेशन है। तो वो सारे स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहते हैं, ठीक है, पर वो कॉमेडी निकलेगी उनकी फ्रस्ट्रेशन से। वे सबसे ज़्यादा गुस्सा जिस बात पे आता है ना, उस पे लिखो, उस पे लिखो। बहुत अच्छी बात की। है ना। तो अब वो होता क्या है कि
उनसे मैं पूछता हूँ कि क्यों बनना चाहते हो स्टैंड अप कॉमेडियन, किस लिए बनना चाहते हो? क्या कुछ है कहने के लिए तुम्हारे पास? कुछ नहीं है उनको, क्या छोटे छोटे बच्चे, उनको कहने के लिए क्या है? अभी ज़िंदगी जी नहीं है उन्होंने, क्या है? ऑब्जर्वेशन होंगी, जो जितनी लाइफ जी होगी उतनी ऑब्जर्वेशन होंगी। 25 साल के लड़के की कॉलेज की, है ना, और ये होगी, कोई नई नई नौकरी की होगी, उसकी ऑब्जर्वेशन होंगी, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वो ये सब बातें करेगा, ठीक है ना, ये सब वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से चलते हैं। पर मैं उनसे पूछता हूँ एम क्या है? अब जैसे आपने पूछा कि कहाँ पर है स्टैंड अप कॉमेडी, तो स्टैंड अप कॉमेडी हर जगह है। अब हमारे स्टैंड अप कॉमेडी में अमित टंडन भी है, हमारी स्टैंड अप कॉमेडी में जाकिर खान भी है, अभिषेक उपमन्यु है, समय रैना भी है। बिल्कुल, इनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है इन सब में। हर आदमी अपने तरीके से जैसे हाँ, जिंदगी को देख रहा है वैसा देख कर रहा रहा है। और दूसरी बात है कि आप अगर किसी चीज़ को एज ए प्रोफेशन ले लेते हो कि मुझे इसी से पैसा कमाना है, तो फिर आपको मार्केट में जाके पता लगता है कि नहीं, आप गाली नहीं दे सकते। ये नॉर्म जो तोड़ा है ना समय ने, कि आप गाली दे के भी पैसा कमा सकते हो, इससे बड़े आह्लादित हैं हमारे जो छोटे बच्चे हैं। लेकिन मही भाई, यहाँ आपको बीच में रोक रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि इस गाली वाले पॉइंट पे भी बहुत बात करें, क्योंकि जब जो लोग शायद इस फील्ड से नहीं जुड़े, राइटिंग से, कॉमेडी से नहीं जुड़े, वो एक लाइन में कह देते हैं कि गाली दे के हंसा रहा है। लेकिन शायद इतनी सीधी बात तो नहीं है। गाली तो एक टूल की तरह है। ऐसे तो कोई भी मंच पे खड़े होकर 4 गाली दे देगा और उसके बीच में कोई भी रैंडम बात डाल देगा तो लाफ्टर ले लेगा, ऐसा तो नहीं है। उस गाली का आप कहाँ और कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं वो बात है ना। बोले कॉमेडियन ने, अगर समय ने भी अपने शो में 1 घंटे के शो में अगर उसने 25 पंच मारे, गाली तो शायद उसमें 3 होंगी, 20 तो ऐसे पंच होंगे जो उसकी स्पॉन्टेनिटी दिखा रहे हैं, कि हाजिर जवाबी दिखा रहे हैं। अब हम उस 20-22 बातों को तो किनारे कर देते हैं और हम उन 2 बातों को पकड़ कर बैठ जाते हैं। तो ये फ़र्क भी थोड़ा लोगों को बताइए कि सिर्फ गाली डालने से लाफ्टर क्रिएट नहीं होता, उस गाली को कैसे आप टूल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। यही बात है कि जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि फ्रस्ट्रेशन पॉइंट क्या है आपका। फ्रस्ट्रेशन पॉइंट पे जाके आप अपने पंच को गाली के साथ एंड करते हैं, तो इससे ये पता लगता है कि कितनी फ्रस्ट्रेशन है। हाँ, बहुत ठीक है, अच्छी बात कही आपने। आप एक कहें कि यार आप कोई जोक सुना रहे हैं कि मेरा बॉस ऐसा, मेरा बॉस वैसा, मेरा है ना, तो ये सब बात बता रहे हैं, अपने फ्रस्ट्रेशन का प्रेमाइस सेट कर रहे हैं, है ना, और फिर अंत में आपके कह रहे हैं यार मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। इस पे ज़्यादा हंसी आएगी कि अगर कोई ये लड़का खड़ा होके कह दे कि यार मेरा तो, हाँ, बिल्कुल, है ना। तो अब इस बात को ये समझने की ज़रूरत है कि गाली सिर्फ आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल बताती है, फ्रस्ट्रेशन पॉइंट आपका रिलीज करती है। लोग क्यों हंसते हैं? लोग इसलिए हंसते हैं, लोग वो कहते हैं ना कि वो साहिर का गीत है शायद कि कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। तो हंसना भी ऐसा है, हंसी भी ऐसी है, सबको अपनी ही कोई बात याद आती है तो लोग हंसते हैं। जब वो छोटा सा छोटा या बिल्कुल बेसिक लेवल का हस्बैंड वाइफ जोक हो, सास बहू का जोक हो, ना, कपिल शर्मा की कॉमेडी को लोग गाली देते हैं, जो अपने आप को बहुत हाई मॉरल ग्राउंड में समझते हैं लोग, पर वो नहीं, ये नहीं पता कि भाई उसका कॉमेडियन कौन है जो ऑटो चलाता है। तुम तो भाई कॉलेज से पढ़े हो, प्रिविलेज क्लास से आते हो, अंग्रेजी में बातें करते हो, ठीक है, तो तुम्हें लगता है कि नहीं यार वो ही कॉमेडियन है जो रिचर्ड प्रायर और ये रिकी जर्वेस, हाँ है, बहुत अच्छे कॉमेडियन है, पर वही नहीं है ना यार, वो उनके कॉमेडियन नहीं है ना। विद्रोही जी नहीं थे हमारे जो कहते थे मुझे बचा लो मैं तुम्हारा कवि हूँ, तो उनके कॉमेडियन कोई और हैं। उनके कॉमेडियन हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी का कॉमेडियन अलग है। बहुत बढ़िया, है ना। तो अब तुम कहो कि नहीं जी आओ आओ तुम्हें मैं बताता हूँ कॉमेडी क्या होती है। ऐसा कोई यूनिवर्सल कह सकते हैं कि कोई टोन नहीं है, टोन है हाँ, और नहीं भी है, नहीं भी है। अनॉमलीज पे हंसते हैं लोग। पूरी दुनिया में जहाँ भी स्टैंड अप कॉमेडी होती है या जहाँ भी कॉमेडी होती है, मैं इतना भी थोड़ा स्ट्रेच करूँगा इसको, जहाँ कॉमेडी होती है 2-3 तरह के ही जोक्स होते हैं। जोक्स कंपैरिजन जोक्स होते हैं,
ठीक है ना, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं अमीर अमीर घरों के बच्चे, गरीब घरों के बच्चे, है ना, अमीर सोसाइटी, गरीब सोसाइटी, ये कंपैरिजन जोक्स होते हैं। ऐसे ही हॉलीवुड में चलता है ब्लैक्स वाइट्स, है ना, क्रिश्चियंस, ज्यूज, एशियंस, अमेरिकन्स, इस तरह कंपैरिजन जोक्स होते हैं। तो जो फ्लिप है ना कॉमेडी के अंदर के, फ्लिप मारना है, जैसे अपने अभी आपने समय की बात की, तो समय का जो अभी लेटेस्ट जो है उसमें वो फ्लिप मारता है ना, कि एक तरफ आपको इतना इमोशनल करके और फ्लिप मारेगा एकदम से और आपको वहाँ ले जाएगा। पूरी दुनिया की कॉमेडी ऐसी है, कोई खास बात नहीं है। कुछ बाकी टेक्निक्स हैं जिसमें बाकी सब पर्सनैलिटी है। बाकी कॉमेडियन की क्या पर्सनैलिटी है, वो कैसे बात करता है, उसकी ज़ुबान कैसी है ना, उसकी एनर्जी क्या है स्टेज पे। हो सकता है बहुत एनर्जेटिक हो सकता है कि बिल्कुल ही मेरी तरह खड़े खड़े बात करता हो, कोई हरकत ना करता हो। बाकी सब पर्सनैलिटी है, जोक्स वही हैं सारे के सारे। आप कोई कहे कि मैं बहुत महान कॉमेडियन बन गया हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके जोक्स का एनालिसिस किया जाएगा तो आपके जोक्स भी उन्हीं 3-4 कैटेगरी में ही आएंगे, ठीक है ना। आप भी वो अनॉमलीज दिखा रहे हो, चाहे वो सोसाइटी की दिखा रहे हो, चाहे वो इंडिविजुअल्स की दिखा रहे हो, तो ऐसा कोई चमत्कार नहीं है। चमत्कार आप में है, आप कितने करिश्मेटिक हैं, आप कितने चार्मिंग हैं, या आपकी भाषा कैसी है। वो भाषा के सवाल पे फिर वही आ जाता है कि आप क्या गाली देते हो कि नहीं देते हो। आप मुझे एक आदमी दिखा दीजिए जिसने अपने करियर की शुरुआत में गाली ना दी हो ओपन माइक्स में। ना दी। मैं तो सबको जानता हूँ। बिल्कुल। मैं भाई आपकी, मैं खुद की कुछ की पर्सनल बात करना चाहूँगा, आपकी निजी यात्रा, क्योंकि आपसे जुड़ी जो बात मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगती है, जिसका आप शायद कम जिक्र करते हैं, करना नहीं चाहते, आपकी ह्यूमिलिटी होगी। कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में इंट्रो में कहा कि कॉमेडी की दुनिया के बहुत सारे कैक्टस हैं जिनको आपने गुलाब बनाया है, और मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इसमें शायद ही आज की तारीख में ऐसा कोई बड़ा कॉमेडियन होगा जो आपने इसको ओपन माइक में जगह नहीं दी या जिसने आपसे गाइडेंस ना ली हो, ठीक है। लेकिन इसमें भी कोई दौरा ही नहीं कि आप मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि ये बात मैंने नहीं बोला है कहने के लिए। नहीं, वो आपका बड़प्पन है, लेकिन सभी आपका नाम तो लेते ही हैं, ठीक है। किसी ना, देखो गाइडेंस का मतलब ये नहीं कि बैठ के कोई जोक लिखना सिखा रहे हैं, नहीं, जोक लिखना कोई नहीं सिखाता है किसी को, हाँ। लेकिन इसमें भी कोई दौरा नहीं कि आप इस दौरान कॉमेडी करने के दौरान या ओपन माइक करने के दौरान अपनी एक जॉब में भी थे। हाँ बिल्कुल, ठीक है। फिर बीच में आपकी कुछ तबीयत का भी इशू था, बाकी भी चीज़ें चल रही थी, और शायद उस तरह से चीज़ें नहीं उठ रही थी जैसी उठनी चाहिए, जो मेरे हिसाब से। फिर लेकिन जो मुझे बहुत ज़्यादा जो चीज़ मैं जिसको एडमायर करता हूँ व्यक्तिगत तौर पर, परसिस्टेंस। कि आपकी जगह शायद कितने लोग होते जो उस वक्त चले जाते, और बहुत आसान होता है एक वक्त के बाद छोड़ देना। और फिर जिस तरह का आपको पहचान या रिकग्निशन मिलना चाहिए था, जो 2-3 साल पहले मिला, पहले भी था, लेकिन जिस लेवल का मिलना चाहिए था पहले मिला, वहाँ तक ज़्यादातर लोग नहीं पहुँचते। तो यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या वजह थी, क्योंकि बहुत आसान था उससे पहले छोड़ के चले जाना और अपनी एक नीति मान लेना कि ठीक है शायद यार मैं यहीं पर मेरे लिए लिखा था। किस चीज़ ने आपको लगातार ड्राइव किया? जहाँ तक नियति का सवाल है ना, मेरी तो नियति निर्धारित हो गई थी जब मैंने गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन की थी। तो मैं अपने आसपास देखता था कि जो लोग ऑलरेडी 10-15 साल, 20 साल या कोई रिटायर भी हो रहे थे उस टाइम जब मैं ज्वाइन कर रहा था, तो उनको मैं देखता था कि ये नियति है हमारी है कि हम लंच बॉक्स लेके आए और टाइम पे लंच करें और लंच बॉक्स धो के पैक करके वापस ले जाएं। तो पूरा ये था। तो स्टैंड अप कॉमेडी जब मैंने डिस्कवर की, जब मुझे लगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ और मैंने की, तो वो जो मुझे मिला ना, उससे जो वैलिडेशन मिला समझ लीजिए, या बिलोंगिंग की मुझे कोई भावना वहाँ पे मिली कि मैं एक ग्रुप को बिलोंग करता हूँ। एक कुछ लोग हैं जो बड़े अजीब से हैं, जो 9 से 5 वाले नहीं हैं। नहीं, 9 से 5 वाले भी हैं। उनमें कोई भी ऐसा नहीं था जो पहले कोई जॉब या नौकरी या बिजनेस ना करता हो। सब करते थे, सब जॉब करते थे। पर एक ग्रुप है जो अपना सुपरमैन की तरह अपना शर्ट उतार देता है शाम को, नीचे से सुपरमैन की टी शर्ट में आ जाता है
और स्टेज पे चढ़ के माइक हाथ में लेके और फालतू की बकवास करता है, और लोग हंसते हैं। ये इतनी बड़ी पावर है। आप इस जीवन में अगर आपको कभी लगे कि बहुत खराब चल रहा है, बहुत खराब चल रहा है, अब बिना सोचे समझे किसी ओपन माइक में जाइए और माइक पकड़िए और बोलना शुरू कर दीजिए। तो मुझे जब मैंने डिस्कवर किया तो मेरी लाइफ तो एक सेट हो चुकी थी कि भाई सरकारी नौकरी मिल गई है, अब तुम तो राजा बेटा हो, तुमसे तो अच्छा आदमी है नहीं कोई, है ना। तुमने कुर्बान कर दिया सब कुछ अपने परिवार के लिए और सरकारी नौकरी ले ली, है ना। पर जब मुझे ये चीज़ मिली कि मैंने कहा यार ये, तो पहले दिन पे मेरा जो सेटिस्फेक्शन लेवल था वो आसमान फाड़ चुका था। ये क्या चीज़ है भाई, है ना। तो इस चीज़ से जुड़े रहना ही मेरे लिए सफलता थी, और मैं उसे आज तक सफलता मानता हूँ अपनी। ये जो अभी थोड़े दिन की चांदनी है, जो आप मशहूर हो गए और आप, हाँ ठीक है कि मैंने नौकरी छोड़ दी, फिर मैं दुनिया घूम रहा हूँ, ठीक है, मैं धन्यवाद करता हूँ इस चीज़ का, बहुत अच्छी चीज़ है। पर मैं सेटिस्फाइड उसी दिन से था जब मुझे 2 मिनट मिले थे और मुझे कहा गया था कि आप जो आपका दिल हो आप बोलिए। मैं उस दिन से सेटिस्फाइड हूँ। मैं आज तक वेट नहीं कर रहा था कि जब मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा तो मैं सेटिस्फाई हो जाऊँगा, या मैं इसको सक्सेस मानूंगा, या मैं इतनी टिकटें बेच लूँगा, या मैं इतना लोगों के बीच में चला जाऊँगा, या मैं सारी दुनिया घूम लूँगा। ये नहीं सोचा था कभी। आपने आउटकम की कभी परवाह नहीं की, आपने नहीं, कहा कि जो कर रहा हूँ वही मैटर है, वही आउटकम वही था। पहले दिन आउटकम मिल गया था जाते ही स्टेज पे। बहुत बढ़िया। ये इतनी प्यारी चीज़ है ना ये स्टैंड अप कॉमेडी। ये अगर आप स्टेज पे गए 5 मिनट आपने किया, आपका एक जोक चल गया ना और लोग हंस पड़े, नींद नहीं आएगी, बहुत ब्यूटीफुल, सारी रात नींद नहीं आएगी। मैं उस चीज़ को मिस करता हूँ कि जब मैं जो मैंने बनाने शुरू किए थे, ऐसी बॉडी के अंदर ऐसी एक्साइटमेंट होती थी ना कि आज मैं जाऊंगा ओपन माइक में और आज मैं ये जो पहली बार ट्राई करूंगा, और अगर वो चल गया, राजा है आप। सही बात। तो वो फील तब आती थी जब मैं, उससे 20 साल पहले जब मैं थिएटर किया करता था। थिएटर का एनवायरनमेंट और वो तीसरी बेल बजना और समझे आप, ये सब चीज़ें, तो वो सेटिस्फैक्शन तो उसी दिन आ गया था कि जब मुझे लगा कि हाँ मैं ऐसे एक ग्रुप को बिलोंग करता हूँ जो भैया दुनिया में 1000 में 1, लाख में 1, करोड़ में 1 है। रॉबिन विलियम्स जिन्होंने अनफॉर्चुनेटली आत्महत्या कर ली थी, उन्होंने एक बात कही थी एक बार। उन्होंने कहा था कि मैं 1.5 घंटा ट्रैवल करके ओपन माइक जाता था 3 मिनट के स्पॉट के लिए, कॉमेडी करने के लिए। तो ये जब मैंने बात सुनी ना, मैंने कहा यार मैं भी तो यही करता हूँ। क्या बात। तो वो जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग थी ना कि मैं एक ऐसे सेट ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करता हूँ, या एक ऐसे ग्रुप का पार्ट हूँ जो लोग जो हैं इस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं बड़े अजीब तरीके से, है ना। और हमने इतना देखा भी नहीं था, कोई स्टैंड अप कॉमेडी के वीडियोस नहीं थे, कोई कुछ नहीं था, यूट्यूब के बारे में नहीं जानते थे, है ना। वही जो कुछ लोग प्रिविलेज लोग थे, जो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग थे, वो लोगों ने स्टार्ट किया था ये, और उन्हीं को देख के हमें लगा कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो आपने जो बात कही, मैं वो ये कह रहा हूँ कि सक्सेस मिलना या मशहूर हो जाना, या वो तो हम पहले दिन से हैं। बिल्कुल। आपकी बात सुन के मुझे ओशो की एक लाइन याद आ रही है। ओशो का आप भी खुद जिक्र भी करते हैं, उनकी बातें भी कहते हैं। तो ओशो ने एक बार कहा कि प्यार दुनिया की सबसे अच्छी फीलिंग क्यों है। उन्होंने कहा प्यार दुनिया की सबसे अच्छी फीलिंग ये है क्योंकि जब आप प्यार करते हैं तो आप प्यार करके कुछ चाहते नहीं है, प्यार करना ही प्यार का हासिल है।
तो आपने जो बात की कि मुझे कॉमेडी से कुछ चाहिए नहीं था, मैं जो कि मंच पे गया और मैंने कॉमेडी की, यही मेरा हासिल था कि मैं बोल रहा हूँ। तो बड़ी ये खूबसूरत बात है। और वहीं पर लेकिन यहीं पर बहुत सारे लोग, यंग लोग हैं ख़ास तौर पर, आदमी ना बहुत कंफ्यूज भी होता है यंग एज में कि जो मैं करना चाह रहा हूँ किस लिए करना चाह रहा हूँ। उसको मैं आसान शब्दों में कहूँ कि कोई अगर आज 18 या 20 साल का लड़का कॉमेडी करना चाह रहा है, उसे लगता है मैं भी समय रैना की तरह स्टेज पे जाऊँ, मेरे भी लाखों फॉलोअर हो, मैं भी करोड़ों रुपए कमाऊँ। अब कभी कभी ये पता लगाना मुश्किल होता है कि हम उस फील्ड का जो ग्लैमर है उसकी वजह से उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं कि मैं मंच पे जा रहा हूँ, मेरी लड़कियां मेरी दीवानी हो रही है, मुझे करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, मैं दुनिया घूम रहा हूँ, या वाकई मेरे पास कुछ कहने के लिए ऐसा है जिसकी वजह से मैं मंच पे जाऊँ। तो जो ये सेल्फ रियलाइजेशन है कि जो भी मेरी चाहत है, एस्पिरेशन है, उसके पीछे रियल वजह क्या है, क्या ग्लैमर है, क्या वो आउटकम है, या वो काम ही है। हाँ, बस यही समझना। तो कैसे समझेगा ये स्टेज पे जाए के बगैर नहीं समझेगा। मैं सबको यही कहता हूँ कि बेटा आप जो माइक पकड़ो हाथ में और स्टेज पे चढ़ जाओ, और चाहे आपकी बेइज्जती हो, चाहे आपका जोक ना चले, चाहे चले जाए, है ना, चाहे हो सकता है पहली बार में ही आपको इतनी तालियां मिल जाए, इतना लाफ्टर मिल जाए, पर अगले दिन ऐसे जाना जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या बात है, खाल मोटी होनी चाहिए, मतलब मोटी होनी चाहिए कि अगर अच्छा हुआ है उसे भी भूल जाओ, बुरा हुआ है उसे भी भूल जाओ, बुरी परफॉर्मेंस को भी भूल जाओ और अच्छी परफॉर्मेंस को तो बिल्कुल ही भूल जाओ, क्योंकि आपको ये 100 दफ़ा और करना है। ठीक है ना, फिर स्टेज पे चढ़िए, फिर स्टेज पे चढ़िए, फिर स्टेज पे चढ़िए, फिर आपको पता लग जाएगा कि कितने पानी में हैं आप। ठीक है ना। और जिसमें होती है ना, जिसमें होता है करंट, होता है आग होती है, तो वो अपना कर ले जाता है। वो अगर आपको नींद ना आए ना रात को और आप इसी के बारे में सोचते रहें तो आप शायद कर ले जाएंगे। लेकिन मई भाई, आपको नहीं लगता कि जिस दौर में हम जी रहे हैं, डिजिटल इस युग में जी रहे हैं, बहुत सारे लोगों के लिए, खासतौर पे यंगस्टर्स के लिए, वो खुद क्या है उनके लिए पता करना बड़ा मुश्किल है। बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसे आप स्कूल में अगर हैं तो एक ही तरह की किताबें सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उसी तरह की चीज़ें आपको पढ़नी मजबूरी, हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है। फिर आप इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे कहीं पर भी आप रील्स देख रहे हैं, यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हैं, और आप कांस्टेंट एंगेज्ड हैं। पहले वो दिमाग कांस्टेंट एंगेज है किताबों में जो किसी और की लिखी हुई है, फिर वो दिमाग कांस्टेंट एंगेज है दूसरों के कंटेंट में। इस सब के बीच मेरी खुद की पर्सनैलिटी क्या है, मैं खुद क्या हूँ, कैसे पता लगेगा? और जो कंटेंट मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, क्या मैं उसी से इंस्पायर हो रहा हूँ? लेकिन जैसे इंस्पायर हो रहा हूँ, क्या मेरी पर्सनैलिटी भी वही है? ये कैसे पता लगेगा? तो बीइंग ए क्रिएटिव पर्सन जो इतने साल से इस इंडस्ट्री में है, आपकी सजेशन क्या है कि खुद को आदमी कैसे पता लगाए मैं क्या हूँ? बिल्कुल, अगर आपका बच्चा आके एक दिन कहे कि पापा मैं तो कान से खाना खाऊंगा, आप उसको थप्पड़ ना मारें, उसको कहे ठीक है बेटा खाइए, कान से खाना खाइए, आज से आप कान से खाना खाइए। ऑब्वियस सी बात है कि वो नहीं खा पाएगा और वो छोड़ देगा बीच में या जो भी करेगा। कोई कहेगा मुझे गाना गाना है तो 1 मिनट में पता लग जाएगा उसको खुद ही को कि मैं गाना नहीं गा पाता हूँ। ठीक है ना। और कोई कहीं कॉमेडी करना चाहता हूँ तो ये जो हवा बना दिया ना कि इंस्टाग्राम में जो आ रहा है, लोग बच्चे उसको देख के वो भटक जाते हैं अपने लक्ष्य से, और वो जो देखते हैं वही करना चाहते हैं। तो करने दो ना, करने दो, थोड़ी देर कर ले उसको पता लग जाएगा। सोशल मीडिया तो बहुत जालिम है, वो आपको 1 मिनट में आपकी औकात बता के धर देगा, पकड़ा देगा कि भैया ये कमेंट आने शुरू हो जाएंगे, सब सेट कर देंगे। दुनिया बड़ी खाली बैठी है 1.5 GB डाटा लेके, और वो सब बता देगी तुमको कि तुम बदसूरत लग रहे हो, तुम ये लग रहे हो, तुम्हारे अकल नहीं है, तुम्हें गाना नहीं आता, तुम्हें नाचना नहीं आता। वो सब सही हो जाएगा, मार्केट फोर्सेस सब ठीक कर लेंगी। और अगर उसके बावजूद भी उसकी आग नहीं बुझती तो फिर वो आप समझ जाइए कि आपके बच्चे में वो बात है कि वो करेगा ही करेगा। तो है, यही तरीका है। आप कह रहे हैं कि होने से, करने से होगा, जैसे बाबा रामदेव कहते हैं। वो जो बाबा कहते हैं वो तो बाबा ही कहते हैं कि करने से होगा, सोचने से नहीं होगा। तो आप उसको गुजर जाने देना पड़ेगा एक बार। आग का अगर आप थ्योरी बताते रहेंगे कि छुओगे तो जल जाओगे, वो शायद जिंदगी भर
कभी आग के खतरे को नहीं जान पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई, लेकिन ये सारी डिस्कशन के बीच ना बहुत सारे लोगों का आर्ग्यूमेंट ये है, मेरा भी है खुद में उसमें, कि जब हम ये गाली की बात करके जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि वो एक एलिमेंट्री टूल है, उसके बिना तो देखो असर पैदा नहीं किया जा सकता, पंच नहीं लाया जा सकता। नहीं, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं या मजबूरी समझते हैं। लेकिन अगर हम आज भी देखते हैं, मैं बड़ा हैरान होता हूं जब मैं जसपाल भट्टी साहब का फ्लॉप शो देखता हूं, और मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप तो खुद उनकी फैमिली के भी बड़े करीब हैं, उनके लिए आपके साथ काम भी किया है, सविता भट्टी जी के साथ आपने, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, चंडीगढ़ में। तो मैं आज भी जब देखता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि जो इशू आज है कि शेयर मार्केट में कोई घोटाला हो रहा है, पीएचडी करवाने के लिए कैसे फ्रॉड हो रहे हैं, या बाकी सारी चीजें, तो जब भी कोई वैसा इवेंट होता तो भट्टी साहब की कोई पुरानी क्लिप जो उन्होंने 30-35 साल पहले बनाया था शो, उसकी आज वायरल हो जाती है। और फिर जब उसमें लोग उसकी स्क्रिप्टिंग देखते हैं, उसका सटायर देखते हैं, उसकी लैंग्वेज देखते हैं, लोग कहते हैं यार ये भी तो काम किया जा सकता है। और चूंकि तुम इतनी मेहनत नहीं करना चाहते या तुम्हारे पास इतना दिमाग नहीं है, तो तुम शॉर्टकट अपनाते हो। क्या उस पर आपका क्या है साहब? ये बात नहीं है। जसपाल भट्टी साहब नो डाउट बहुत बड़े सटायरिस्ट थे, उनसे बड़ा सटायरिस्ट, पॉलिटिकल सटायरिस्ट आज तक हुआ नहीं है हमारी इंडस्ट्री में। आप मुझे बताइए कि क्या आज के ज़माने में, आज के पॉलिटिकल सिनेरियो में, आज के जो हमारे सामाजिक हालात हैं, जो हमारे बाबाज हैं, जो हमारे नेताज हैं, जो हमारे जो हमारे माई बाप हैं, आका लोग हैं, ठीक है, उस ज़माने में क्या जसपाल भट्टी जी जैसा सटायर बर्दाश्त कर लेगा कोई बता दीजिए कॉमेडियन जो पॉलिटिकल सटायरिस्ट और उसका केस ना चल रहा हूँ। तो आपका कहना इस तरह की जो समाज बदल गया है अब, तो सोसाइटी का क्रिएटिव पर्सन को दब्बू बना रही है। बिल्कुल बना रही है, और जो नहीं दब्बू बन रहा है वो फिर वो जा रहा है केसेस में, वो सुनवाई पे जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि सटायर नहीं किया जा सकता, सटायर किया जा सकता है। एक तो जैसे आपने एक बीच में कहा कि स्टैंड अप करना का मतलब है कि किसी चीज़ के लिए स्टैंड करना, किसी चीज़ के खिलाफ खड़े होना, वो वॉइस ऑफ डिसेंट है, विद्रोह की आवाज़ है, ठीक है ना। तो वो स्टैंड अप कॉमेडी ऐसे शुरू हुई थी अमेरिका में, है ना, कि विद्रोह की आवाज़ है ये। तो वो उसके जीन्स में, उसके जेनेटिक्स में विद्रोह है ना, कि पावर को चैलेंज करना है, पावरफुल लोगों को चैलेंज करना है, और ये स्टैंड अप था ओरिजिनल। तो वो जो इनहेरिटेंस में हमको चीप चाप के मिला है, कॉपी पेस्ट करके मिला है, उसके अंदर थोड़ा सा एलिमेंट तो वो भी आया है, थोड़ा सा एलिमेंट आया है कि हम विद्रोह की भाषा बोलते हैं, ठीक है ना। पर ज़रूरी नहीं है कि हर कोई बोले विद्रोह की भाषा, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो विद्रोह की भाषा बोले वो गाली दे के बात करे। पर वही बात है कि भाई किसी के 80% मार्क्स आते हैं, किसी के 90% आते हैं, किसी के 25% आते हैं, किसी के 35% आते हैं। ऐसे ही स्टैंड अप कॉमेडी है कि कोई 25% विद्रोही है और 75% जो है एंटरटेनर है, कोई 75% विद्रोही है और 25% एंटरटेनर है। वो सबकी अपनी अपनी पर्सनैलिटीज़ झलकती हैं स्टैंड अप कॉमेडी में, ठीक है। गाली देना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, पर क्या आप उस लेवल के कॉमेडियन हैं कि जो फ्रस्ट्रेशन को, आपकी भाषा इतनी समृद्ध हो कि आप जो है अपनी बात बिना गाली के भी उसी पैनेपन से कह पाएँ, पैनेपन के साथ कह पाएँ, उसी शार्पनेस के साथ। हाँ, अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जसपाल भट्टी जी के ज़माने में वो पॉलिटिकल लीडर्स को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को चैलेंज करते थे। प्याज महंगा हो गया तो प्याज के गहने बना के सविता जी गले में डालने, ठीक है। आतंकवाद का ज़माना था, पंजाब पुलिस ने एक बार कह दिया था कि ये स्कूटर के पीछे जो है वो बैठ नहीं सकते 3 लोग, तो उन्होंने अपने स्कूटर की पिछली सीटें ही हटवा दी बहुत सारे लोगों ने, और वो रैली निकाली गई, है ना। तो वो ज़माना ये नहीं था कि अच्छा ऐसे कर रहे हो, तुम्हें बताते हैं अभी एक झूठा केस डाल के सही कर देंगे तुम, वो नहीं था ज़माना, वैसे नहीं था। आज है,
तो आप कह रहे हैं कि तो आज जो आप कह रहे हो ना, कंपेयर जो आप कर रहे हो जसपाल भट्टी जी का सटायर और आज का सटायर या आज की कॉमेडी जो है, उसको कंपेयर करने का मतलब ही नहीं है। एप्पल्स एंड ऑरेंजेस वाली बात है। तो यही बात आपको लगता है कि ओशो को लेकर भी है, जिससे आप खुद हम सभी बहुत एडमायर करते हैं उनको, मैं अभी भी उनको कभी सुनता हूँ और मैं सुन के बड़ा हैरान हो जाता हूँ कि ये बात उन्होंने 60 साल पहले कह दी और मैंने कहा 60 साल पहले आज अगर कह दी होती। नहीं, समाज तब भी रेडी नहीं था, वो तो हाँ, उससे भी आगे थे। हाँ, लेकिन कह पा रहे थे। वो कह इसलिए पा रहे थे क्योंकि वो 75% 80% विद्रोही थे और 25% कॉमेडियन थे। ठीक है ना। तो वो जमाने के हिसाब से चलना और जमाने को अपने पीछे दौड़ाना दो अलग अलग बातें हैं। गाली दे के भाग जाओ, पीछे लोग भागेंगे तुम्हारे। आपने जो कहा कि वो 25% कॉमेडियन थे और आपने पहले भी इस बात का जिक्र किया है, ओशो ने किस तरह से इंस्पायर किया आपको? ओशो ने सबसे बड़ी बात जो ओशो की मुझे, जो मैं बहुत छोटा था जब मैंने पहली बार ओशो की किताब पढ़ी, मतलब पहली बार तो उन्होंने ज़िंदगी में कभी कोई किताब लिखी नहीं है, वो बोले हैं सिर्फ। तो मैंने वो एक ओंकार सतनाम जपजी साहब का टीका है जो पहली उन्होंने की थी वो किताब, तो पहली किताब मैंने पढ़ी थी ओशो की, वो वाली। तो आई वॉज टोटली टेकन अबैक, क्योंकि हमारा घर में ही बड़े ग्रंथी ज्ञानी टाइप के लोग थे और हमारे दादाजी जो थे वो बहुत विद्वान आदमी थे, तो हमने उनके मुंह से भी सुना और गुरुद्वारों में भी जाते थे बचपन में, मतलब ले जाए जाते थे, जाते तो नहीं थे, तो वहाँ भी सुना। पर जब इनको पढ़ा तो हमें लगा कि नहीं, ये ठीक कह रहा है। अब लोग कई मतभेद हो जाएंगे, लोगों के कहेंगे कि नहीं तू ऐसे क्यों बोल रहा है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाँ ठीक है, बहुत लोगों ने इस बारे में चर्चा की है, बहुत से विद्वानों ने, हमारे सिख स्कॉलर्स ने इस बारे में चर्चा की है कि उन जैसा टीका कोई नहीं कर पाया है। मैं ये तो कभी भी नहीं कहता, मैं ना किसी का भी फ़ैन नहीं हूँ, मैं किसी का भक्त नहीं हूँ। मेरे को जो चीज़ मेरे सामने है बस उतनी चीज़ को देखता हूँ और वो मेरे को आनंद देती है तो आनंद देती है, मेरे को ज्ञान देती तो ज्ञान देती है, नहीं देती तो ये पढ़ी किताब। ये नहीं कि क्योंकि मैं तो भक्त हूँ बाबा का, बाबा चाहे रेप केस चल रहा हो, मैं बाबा का भक्त हूँ नहीं हूँ। जितना चाहिए उतना ही, इतना ही चाहिए था, बस थोड़े सी चाहिए था एक। तो क्या बाद में ओशो ने आपकी थॉट प्रोसेस को भी इन्फ्लुएंस किया? थॉट प्रोसेस को इस तरह से इन्फ्लुएंस किया कि उनकी एक ही बात मैं अपने पास रख पाया हूँ कि उन्होंने कहा कि अपने आप से प्रभावित ना हूँ। अगर कभी आपको लगे कि आपने क्या बात कह दी है, वाह वाह, तो उससे प्रभावित ना हो जाए, क्योंकि नेक्स्ट ही क्षण आपको उसका विरोधाभास भी दिख जाएगा, है ना, और भी कोई विचारधारा दिख जाएगी और कुछ दिख जाएगा। तो आप जो हैं अपने आप से प्रभावित ना हो कि अगर आप कभी भी आपको लगे कि मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है तो थोड़ी देर के लिए घूम आइए, बड़ा थोड़ा चक्कर वक्कर ला के आ जाइए तो ठीक हो जाएंगे आप। बिल्कुल। हाँ, तो अपनी बात काट देते थे वो, तो अब एक क्षण में एक बात की, दूसरे क्षण में दूसरी बात कह दी। तो उससे ये है कि आपको ज्ञान का अचार नहीं डालना है, ज्ञान का अचार न डालें, ठीक है। ज्ञान लें और उसका मजा लें, आनंद लें और छोड़ दें, क्योंकि ज्ञान अपने पास सहजने से उसका अचार पड़ जाता है और ज़्यादा देर हो जाए तो अचार ख़राब भी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है। बिल्कुल। और मई भाई, इस पूरी डिस्कशन के आखिर में बड़ी प्यारी बातचीत हमारी हुई और बड़े आपने बेबाकी से सारे, यूँ कहूँगा कि जितने भी कॉम्प्लिकेटेड इशू थे, जटिल विषय, तो उसका जवाब दिया है। लेकिन आखिर में बीइंग ए क्रिएटिव पर्सन आपसे जानना चाहूँगा भी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं? स्टैंड अप कॉमेडी तो आप कर ही रहे हैं, क्या कुछ और है आपके मन में? आपको लग रहा है कि कॉमेडी में भी कौन सी ऐसी बातें हैं? क्योंकि अभी जो मैं एक फ़र्क देख रहा हूँ, समय का शो हो या उससे पहले भी कुछ चीज़ें, कि लोग ये नहीं मान रहे हैं कि यार सिर्फ हर 10 सेकंड में एक लाफ आना चाहिए। लोग अब अपनी किस्से कहानियाँ, जो अपनी कन्विक्शन है वो कहने में थोड़ा विश्वास ज़्यादा दिखा रहे हैं। तो उस तरह से आपको क्या लग रहा है, आप और क्या कुछ एक्सप्लोर करना चाहेंगे? अभी हम जो वही बात कर रहे थे कि आपको एक माध्यम मिल गया
आप चाहे फिल्म बनाते हैं, चाहे आप चित्रकार हैं, चाहे आप कविता करते हैं, चाहे आप कहानी लिखते हैं, आपको एक माध्यम है आपके पास, आप उस माध्यम से कुछ भी कर सकते हैं। इसी तरह कॉमेडी माध्यम है, आप उसमें कहानी सुनाइए, पॉलिटिकल सटायर कीजिए, ठीक है ना, तो उसके अंदर आप कुछ भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात जो स्टैंड अप कॉमेडी की है कि ये जो अनस्क्रिप्टेड परफॉर्मेंस है, इसमें आपको हज़ारों मौके मिलते हैं कि किसी दिन जैसे आप और हम बैठ के कभी बातें करते हैं जैसे, है ना, ऑफ कैमरा, तो कोई बात दिमाग में बैठ जाती है, तो वो बात स्टेज पर एक दिन याद आ जाती है, तो आप उसी क्षण उस चीज़ को बोल देते हैं। बिल्कुल। तो ये इतनी पावरफुल बात है, इतनी अच्छी बात है। आपकी एक बार कहानी पब्लिश हो गई तो आप ये वापस बुला के उसके पन्ने नहीं फाड़ सकते, ठीक है ना। आपकी कहानी एक दो अवार्ड मिल गए फिर तो बिल्कुल ही नहीं चेंज कर सकते। तो स्टैंड अप कॉमेडी के अंदर ये है कि कभी भी चेंज कर सकते हैं, अपना वर्जन कभी भी बदल लो, कभी भी बदल लेंगे। तो ये सबसे अच्छी बात है। तो मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, वैसे भी वो लिखना तो बंद किया नहीं है, लिखते हैं, कहानी भी लिखते हैं, कविता भी लिखते हैं, है ना। और आजकल जो मेरा फेवरेट जो वो चीज़ है वो है बातें करना, जैसा हम लोग करते हैं हमारे घर में भी, और है ना, इस तरह की बातें करते हैं। तो मेरा फेवरेट वो है, मुझे लगता है कि सारा एक्सप्रेशन वहीं से शुरू होता है कि जब सब लोग अपना कंफर्टेबली बैठ के बातें करते हैं। तो बातें करना भूल गए हम लोग, है ना। तो भाई यहीं पर एक सवाल जो आ रहा है, अगेन मैं रोक नहीं पा रहा हूँ उसको पूछने से, कि हर आर्टिस्ट, खास तौर पर एक कॉमेडियन, राइटर, जो भी है किसी फील्ड में, वो कुछ सालों के बाद एक क्रिएटिव ब्लॉक फील करता है। उसे लगता है कि जो भी उसकी प्राइमरी ऑब्जर्वेशन थी, जो उसका कच्चा माल था, जिंदगी ने उसको दिया था, उसने खपा दिया, उसने बोल दिया, लिख दिया। अब सवाल है कि आंख में वो नयापन कहाँ से लेकर आए? वही सहजना नहीं है ना अपने अंदर। तो आप उसके लिए क्या करते हैं? समेटना नहीं है, तो अपने आप से प्रभावित नहीं होना। सबसे बड़ी बात जो हमने सीखी है स्टैंड अप कॉमेडी में वो ये है कि आप अपनी थॉट से, अपने थॉट प्रोसेस से और अपनी परफॉर्मेंस से प्रभावित नहीं हो, ओवरवेल्म नहीं होना उसे। हाँ, कि भाई अरे कमाल ही कर दिया भाई, आज तो मज़ा ही आ गया, है ना, 10,000 लोग थे, है ना, ठीक थे भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया, घर जाके तो रोटी खाओगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। तो मुझे इस एक मैं बात कहने से रोक नहीं पा रहा हूँ अपने आप को। आपके पिताजी से मेरी मुलाकात हुई थी एक बार बुक फेयर में, तो उन्होंने बड़ी ही सुंदर पंजाबी में एक बात कही थी मुझसे कि जे कोई दिल लगा के हीर भी पढ़ ले ना तो खुदा तो तां भी मिल जाता है। क्या बात, कि अगर कोई दिल लगा के अगर कोई हीर पढ़ ले वारिस शाह की, तो खुदा तो उस तरीके से भी मिल जाता है। बहुत बढ़िया। तो ये जितनी विधाएं हैं, जितने आर्ट फॉर्म्स हैं, ये सारे हैं वही स्पाइरल करके वहीं जाते हैं। तो आपको अपने आप को बेहतर बनाना है, अपने आप को लिमिट। आपने जो बात कही उसका जवाब ये है कि आर्टिस्ट एक जगह पे जाके स्टेगनेंट हो जाता है कि मैं कर चुका जो करना था। ये बात सोचना ही अपने आप में गलत है कि मैं कर चुका जो मुझे करना था। वो यही है कि मैं पराकाष्ठा पे आ गया हूँ, मैंने अपनी आर्टिस्टिक गोल अपना अचीव कर लिया। उसे ये नहीं लगता, कभी कभी आर्टिस्ट को लगता है कि उसने अपने आप को एग्जॉस्ट कर लिया, अब उसके पास कुछ नया है नहीं कहने तो के ये लिए। तो बहुत को थोड़ी आपको घमंडी की बात नहीं लगती है? नहीं, कई बार मजबूरी की बात भी है कि उसे लग रहा है यार कि वो खुद को ही रिपीट कर रहा है, कुछ भी लिख रहा है, कुछ भी बोल रहा है, और जो भी कुछ कह रहा है वहीं पर आ रहा है। तो नई ऑब्जर्वेशंस या नई चीजें कहाँ से? वही सहज लिया ना अपना। एक मोमेंट पे आके एक आर्टिस्ट ने ये मान लिया कि जितना ज्ञान था वो मुझे हो गया है, इससे ज़्यादा मुझे ज्ञान नहीं हो सकता। अगर कोई आदमी ये कह दे कि इससे ज़्यादा नई बात मैं नहीं कर सकता हूँ, तो फिर वो उसके दिमाग में ये बात आ गई कि मैं सब पढ़ लिया, मैंने इतनी किताबें पढ़ ली, मैंने इतने लोगों को जान लिया, इतना कुछ अचीव कर लिया। तो वो जब बात दिमाग में आ जाती है तो तब आदमी इस बात को सोचता है कि अब मैं और क्या करूं। तो मतलब उसने अपना इनपुट कहीं ना कहीं रोक दिया है। और या ये समझ लिया कि इनपुट खत्म हो गया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया महीप भाई।
बात तो हमने स्टैंड अप कॉमेडी से स्टार्ट की थी, लेकिन पता नहीं क्या क्या बोल गए भाई, जिस महीन तरीके से हमने बात की, और वो जो उल्टा सीधा कुछ बोल दिया, ये स्टैंड अप कॉमेडी का प्रवचन या यूं कहें कि एक बड़ी अच्छी बैठकी हुई है। हाँ, बहुत अच्छी। और मुझे लग रहा है खास तौर पर जितने भी यंग लोग हैं जो इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, आपने उनके लिए बड़ी अच्छी बात की कि ये तुक्के से हो जाने वाली कोई चीज़ नहीं है। अपना अंदर आपकी क्या खुद की पर्सनैलिटी है, आपका गुस्सा क्या, आपको ये पहचानना है। गुस्सा क्या है, आपकी आग कितनी है, आपका लक्ष्य क्या है, पैसा कमाना चाहते हो, मशहूर होना चाहते हो, वो सोच के स्टैंड अप कॉमेडी पे हाथ डालिए। हाँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि समय रैना ने इतना पैसा कमा लिया, 3 लाख टिकट बेच लिए तो मैं भी उसमें भी कोई बुराई नहीं है। हाँ, अगर वो भी आपका गोल है, हाँ, तो उसमें भी कोई बुराई लेकिन उसके लिए मेहनत कीजिए फिर। हाँ, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया महीप भाई, थैंक यू सो मच। हंसा रहे हैं आप, और हंसाना बेहद ही खूबसूरत काम है। मैंने बहुत पहले एक लाइन पढ़ी थी कि जापानी में एक कहावत है कि हंसी में बिताया गया वक्त देवताओं की सोहबत में बिताए गए वक्त के बराबर है। तो हमारी बातचीत भी कुछ ऐसी रही, और आपकी जब भी सोहबत होती है तो लोगों को भी यही लगता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो इस बातचीत में इतना ही, नमस्कार।